और अब बात कर लेते हैं युद्ध की। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में दोनों ओर से जमकर बमबारी हो रही है, जिसमें दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। युद्ध जैसे ये हालात कब तक बने रहेंगे किसी को नहीं मालूम, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। इसको लेकर 4 बड़ी हलचलें सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि बीते 24 घंटे में ईरान ने इजरायल के बीरशेबा और तेल अवीव पर जमकर मिसाइलें दागी, तो इजरायल ने ईरान के कमांडर को मार गिराया। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप के बयान से नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अगर समय पर अमेरिकी मदद नहीं मिली तो 12 दिन में इजरायली मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। तीसरी खबर यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। इसके मूवमेंट को क्यों अमेरिका की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, आगे आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान के परमाणु बेस को उड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब इजरायल के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है तो फिर क्या यह काम अमेरिका की तरफ से किया जाएगा? इन खबरों को विस्तार से समझाएं, उससे पहले बीते 24 घंटे में युद्ध में किसकी कितनी बर्बादी हुई, उन तस्वीरों को देख लेते हैं। रात के वक्त ईरान ने फिर से इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। रात के वक्त तेल अवीव पर हमले का वीडियो काफी डरावना था। पूरी रात इसी तरह ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता रहा। चमकते तेल अवीव के ऊपर सिर्फ मिसाइलें ही दिख रही थी। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर हाइफा शहर में भी कहर बरपाया। सुबह के वक्त जब तस्वीरें सामने आई तो हाइफा में मंजर कुछ ऐसा था। इमारतें खंडहर बन गई थी। मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए थे। ईरान के हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा कि 9वें दिन ईरान ने पहले से ज्यादा हमलावर रुख अपनाया, जिसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजरायल पर एयर डिफेंस सिस्टम कई ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से इजरायल को काफी नुकसान हुआ। बदले में इजरायल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर ईरान के एक कमांडर को मार डाला। इजरायल ईरान जंग में अब तक 700 मौतें हो चुकी हैं, मतलब नुकसान बहुत हो रहा है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा जो जान गई है वो ईरान में गई है। लेकिन अब इजरायल पर युद्ध भारी पड़ने लगा है। तस्वीरों में नुकसान दिख रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा शहर की हैं। ईरान की एक मिसाइल 6 मंजिला इमारत की लॉबी के पास गिरी, जिसकी चपेट में आने से लॉबी के परखच्चे उड़ गए। ईरान की मिसाइलें दक्षिण इजराइल के एक चिल्ड्रन सेंटर पर भी जाकर गिरी। मिसाइल के हिट होते ही पूरा चिल्ड्रन सेंटर तबाह हो गया। धमाके के बाद बच्चों के लिए बनाया गया सेंटर धूल में डूब गया। रात के वक्त ईरान ने वेस्ट बैंक के रामल्लाह में भी दर्जनों मिसाइलें दागी, लेकिन यहाँ पर इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। भले ही ईरान में ज्यादा बर्बादी हुई है, लेकिन 9 दिन के युद्ध में ही इजरायल परेशान हो गया है। अभी तक इजरायल को लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। इजरायल का मुख्य निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं, लेकिन इजरायल की मिसाइलें टारगेट को भेद नहीं पा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर बेस पहाड़ों के 300 फीट नीचे है और इजरायल के पास कोई भी ऐसा बम नहीं है जो पहाड़ का सीना चीरकर 300 फीट नीचे तक वार कर सकने में सक्षम हो। हालांकि इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नतांज परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं, लेकिन IAEA के अनुसार इसे सीमित नुकसान हुआ है। ऐसे में इस लक्ष्य को भेदने के लिए इजरायल ने अमेरिका की मदद मांगी है। लेकिन अमेरिका के सुर बदल गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायल सिर्फ दावा करता है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. So they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. ट्रंप के यू टर्न से जहां नेतन्याहू टेंशन में है, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल में तबाही मचा रखी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन अमेरिका भी एक हमले में टारगेट नहीं भेद पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा कोई भी बम नहीं है जो पहाड़ के नीचे एक प्रहार में 300 फीट नीचे बने सेंटर को बर्बाद कर सके। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम GBU-57 बनाया है, जो एक बार में धरती के अंदर 200 फीट नीचे बने बंकर को नष्ट कर सकता है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम है।
ईरान का परमाणु सेंटर फोर्डो 300 फीट नीचे है, इसलिए अमेरिका टारगेट के भेदने के लिए 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस बम को ठोस स्टील मिश्र धातु से बनाया गया है, जो विस्फोट से पहले कठोर परतों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया होता है। पहले बम से 200 फीट नीचे तक गड्ढा बनाएगा और दूसरे बम से 300 फीट नीचे बने ईरान के परमाणु सेंटर को नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका देगा कब, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में बैकफुट पर आ गया है। बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह इजराइल की खत्म होती मिसाइलें हैं। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं 12 दिन में इजराइल की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अगर ईरान ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो 12 दिन के अंदर इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल कोचोव ने कहा, ये चावल के दाने नहीं हैं, सीमित हैं, इसलिए खत्म हो सकते हैं। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध में शामिल हो। अमेरिका के ताजा रुख से इजराइल परेशान है। ट्रंप 2 हफ्ते बाद क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो ईरान की खिलाफ बड़ी तैयारी की संकेत दे रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज कभी भी मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। सोमवार की सुबह दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर वो रवाना हुआ। वियतनाम के डनांग पोर्ट पर 20 जून को होने वाले इसके स्वागत समारोह को अचानक रद्द कर दिया गया। इमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बताकर इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया गया। खबर यह भी है कि इसी हफ्ते ये मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है और खबर यह भी है कि इसके साथ ही एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है। USS निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। यह परमाणु शक्ति संचालित होता है। इस पर से न सिर्फ फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, बल्कि ये घातक हथियारों से भी लैस है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का मिडिल ईस्ट की ओर जाना यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका भी ईरान को गंभीरता से ले रहा है। We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? इन आशंकाओं के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. लेकिन सवाल है उन्हें रोकेगा कौन, ट्रंप या इजराइल की जनता? इजराइल के हमले के बाद ईरान में भी हलचल बढ़ गई है। युद्ध में मारे जाने के डर से खामेनेई ने उत्तराधिकारी के लिए नाम फाइनल कर दिया है और ईरान के अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई ने 3 वरिष्ठ मौलवियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। अगर खामेनेई की हत्या हो जाती है तो तीनों उम्मीदवारों में से ही कोई एक उनकी जगह लेगा। खामेनेई ने यह फैसला इजराइल के लगातार हमले के बाद लिया, यानी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लोगों को उत्तराधिकारी चुनने में परेशानी नहीं होगी और युद्ध की कमान नया वारिस संभाल लेगा। तो ईरान में फंसे 310 छात्रों का नया जत्था भारत पहुंचा है। अब तक कुल 827 छात्र लौट चुके हैं। छात्रों का कहना है कि जब वो ईरान से लौट रहे थे तब वहां भी शेलिंग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार की मदद से वो सकुशल अपने वतन पहुंच गए हैं। तो देखिए, ये वही भारतीय छात्र हैं जिन्हें सकुशल ईरान से वापस लाया गया है। 310 छात्र इस बैच में आए हैं। अब तक कुल 827 छात्र लौट चुके हैं और छात्रों का कहना है कि ईरान से लौटते वक्त भी उन्हें डर का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार वहां पर शेलिंग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार की मदद से सकुशल सुरक्षित अपने वतन वो वापस आ गए हैं। और वही जो 310 छात्र आए हैं उनको ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 827 छात्रों को भारत वापस लाया जा चुका है।